कर्मा वाली। बड़ी ही सुंदर तंदूर की रोटी थी, पर सब्जी की तरी से छुआ कोर मुंह को नहीं लगता था। इतनी मिर्चें, हाय! मैं और मेरे दोनों बच्चे सी कर उठे थे। यहाँ बीबी जाटों की आवाज़ बहुत है। शराब की दुकानें भी यहाँ कोसों में से एक ही है। जाट जब घूंट पी लेते हैं फिर अच्छी मसालेदार सब्जी मांगते हैं, तंदूर वाला कह रहा था। यहाँ जाट शराब? हाँ बीबी, घूंट शराब का तो सभी पीते हैं, पर जब किसी आदमी का खून करके आए तब जरा ज़्यादा ही पी लेते हैं। अभी तो परसों परसों कोई 5-6 आ गए, एक आदमी मार आए थे। खूब चढ़ा रखी थी, लगे शरारतें करने। वह देखो, मेरी 3 कुर्सियाँ टूटी पड़ी हैं। परमात्मा भला करे पुलिस वालों का, जल्दी पकड़ कर ले गए उन्हें, नहीं तो मेरे चूल्हे की ईंटें भी ना मिलती। पर कमाई भी तो उन्हीं की खाते हैं। क्रोसलिया नदी देखने की सनक मुझे उस दिन चंडीगढ़ से फिर एक गांव में ले गई थी, पर मित्रों से चली बात शराब तक पहुंच गई थी, और शराब से खून खराबे तक। मैं उस गांव से जल्दी बच्चों को लेकर लौटने को हो गई थी। तंदूर अच्छा लिपा पुता और सुंदर था, और भीतर की ओर एक तरफ कोई 6-7 खाली बोरियां तान कर जो पदा रखा था, उसके पीछे पड़ी 3 खाटों के पाए बताते थे कि तंदूर वाले के बाल बच्चे और औरत भी वहीं रहते थे। मुझे लगा इतना बड़ा खतरा नहीं था। वहाँ पर औरत की रिहाइश थी, इज्जत की रिहाइश थी। किसी औरत ने टाट का कांटा मोड़ा, बाहर की ओर झांक कर देखा, और फिर बाहर आकर मेरे पास आ खड़ी हो गई। बीबी, तूने मुझे पहचाना नहीं? नहीं तो। वह एक सादी सी जवान औरत थी। मैं उसके मुंह की ओर देखती रही, पर मुझे कोई भूली बिसरी बात भी याद नहीं आई। मैंने तो तुझे पहचान लिया है बीबी। पिछले साल ना, सच, उससे भी पिछले साल तू यहाँ आई थी, है ना? आई तो थी। सामने मैदान में एक बारात उतरी थी। हाँ, मुझे याद है। वहाँ तूने मुझे डोली में बैठा हुआ देखा और 1 रुपया भी दिया था। बात याद आई। 2 साल पहले मैं चंडीगढ़ गई थी। वहाँ पर नया रेडियो स्टेशन खुला था, और पहले दिन के समागम के लिए मेरी दिल्ली के दफ्तर ने मुझे वहाँ एक कविता पढ़ने के लिए भेजा था। मोहन सिंह तथा एक हिंदी कवि जालंधर स्टेशन की तरफ से आए थे। समागम जल्दी ही खत्म हो गया था, और हम 3-4 लेखक कोसलिया नदी देखने के लिए चंडीगढ़ से इस गांव में आए थे। नदी कोई 1-1.5 मील ढलान पर थी, और वापस चढ़ाई करते हुए हम सब चाय के एक गर्म प्याले को तरस गए थे। सबसे साफ और खुली दुकान यहीं लगी थी। यहीं से चाय का एक गर्म प्याला पिया था। उस दिन इस दुकान पर पक रहे मांस और तंदूरी रोटियों के साथ साथ मिठाई भी काफ़ी थी। तंदूर वाला कह रहा था, आज यहाँ से मेरी भांजी की डोली गुजरेगी, मेरा भी तो कुछ करना बनता है ना? और फिर सामने मैदान में जो डोली उतरी, डोली किसी पिछले गांव से आई थी। उसे आगे जाना था। रास्ते में मामा ने स्वागत किया था। रुको, मैं नई दुल्हन का मुंह देख के आऊं, भला उसके मुंह पर आज कैसा रंग है। मुझे याद है मैंने कहा था, और आगे से मेरे साथियों ने जवाब दिया था, हमें तो कोई डोली के पास नहीं जाने देगा, तुम ही देख आओ, पर खाली हाथ ना देखना। मैं एक मुस्कुराहट लिए डोली के पास चली गई थी। डोली का पर्दा एक तरफ से उठा हुआ था। मैंने पास में बैठी नाइन से पूछा था, मैं दुल्हन का मुंह देख लूं? बीबी जी, सदके देखें, हमारी लड़की तो हाथ लगाए मैली होती है। और सचमुच लड़की की श्रृंगार पूरी नत में जो मुस्कुराहट का मोती चमक रहा था, उसका रंग झलना कोई आसान नहीं था। मैंने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखा, और जब लौटी तो मेरे साथी कह रहे थे, क्षण भर पहले जब तुमने कविता पढ़ी थी, कॉलेज की कितनी लड़कियों ने रुपए के नोट पर तुम्हारे हस्ताक्षर करवाए थे। उस बेचारी को क्या मालूम होगा कि वह रुपया उसे किसने दिया था। कहाँ जानती होगी, हस्ताक्षर ही करवा लेती। 2 साल पहले की बात थी, मुझे पूरी की पूरी याद आ गई। तू वह डोली वाली लड़की है ना? हाँ बीबी। जाने किस घटना ने उसे 2 वर्षों में लड़की से औरत बना दिया था। घटना के चिन्ह उसके मुंह पर दृष्टिगोचर होते थे, पर फिर भी मुझे सूझता नहीं था कि मैं उसे कैसे पूछूं। बीबी, मैंने तेरी तस्वीर अखबार में देखी थी। 1 बार नहीं 2 बार। यहाँ भी कितने ही लोग आते हैं जिनके पास अखबार होता है, कहीं तो रोटी खाते खाते यहीं पर छोड़ जाते हैं। सच? और फिर तूने मुझे पहचान लिया? मैंने उसी वक्त पहचान लिया था बीवी। वे तेरी तस्वीर क्यों छापते हैं? मुझसे
जल्दी कोई जवाब न बन पड़ा। ऐसा सवाल पहले कभी किसी ने किया भी नहीं था। कुछ लजाते हुए मैंने कहा, मैं कविताएं कहानियाँ लिखती हूँ ना। कहानियाँ? बीबी, ये क्या वे कहानियाँ सच्ची होती हैं या झूठी? कहानियाँ तो सच्ची होती हैं, वैसे नाम झूठे होते हैं ताकि पहचानी ना जाए। तू मेरी भी कहानी लिख सकती है बीबी? अगर तू कहे तो मैं ज़रूर लिखूँगी। मेरा नाम कर्मा वाली है। मेरा तो चाहे नाम भी झूठा ना लिखना, मैं कोई झूठे थोड़ी ही बोलूँगी। मैं तो सच कहती हूँ, पर मेरी कोई सुने तभी तो। कोई नहीं सुनता। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे टाट के पीछे पड़ी खाट पर ले गई। जब मेरी शादी होनी थी ना, मेरे ससुराल से 2 जनी मेरा नाप लेने आई। उनमें से एक लड़की मेरी उम्र की थी, बिल्कुल मेरे जितनी। वह किसी दूर के रिश्ते से मेरी ननंद लगती थी। मेरी सलवार कमीज नाप कर कहने लगी, बिल्कुल मेरी ही नाप है भाभी, तू चिंता ना कर, जो कपड़े सियूंगी तुझे बिल्कुल पूरे आएंगे। और सचमुच वैरी के जितने भी कपड़े थे मुझे खूब अच्छी तरह से आते थे। वहीं ननंद मेरे पास कितने महीने रही और बाद में मेरे कपड़े वही सीती रही। मेरा चाव भी बहुत करता था। मुझे कहा करती थी, भाभी चाहे मैं 2 महीने के बाद आऊँ, 6 महीने के बाद आऊँ, पर तू किसी और से कपड़ा मत सिलाना। मुझे भी वह अच्छी लगती थी। सिर्फ उसकी एक बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मेरा जो भी कपड़ा सीती थी पहले पहले स्वयं देखती थी। कहती थी, तेरा मेरा नाप एक ही है, देख मुझे कैसे पूरा है, तुझे भी पूरा आएगा। और सारे कपड़े पहनते समय मेरे मन में आता था, कपड़े भले ही नहीं हो, पर है तो उसके उतारे हुए ना। रस्सी के साथ टंगे हुए टाट का पर्दा था, बान की ढीली सी खाट थी, खेस भी खस्ता सा था। लड़की भी अल्हड़ और अनपढ़ थी, पर यह ख्याल इतना नाजुक, इतना मुलायम। मैं चौंक उठी। पर बीवी, मैंने अपने मन की बात कभी नहीं कही। जाने बेचारी का मन छोटा हो जाए। फिर मुझे कोई 1.5 बरस बाद पता चला, किसी ने बता दिया, उसकी और मेरे घरवाले की लगी हुई थी। यह उसका दादा पिता के रिश्ते से भाई लगता था, पर एक उसके सगे भाई को यह बहुत बुरा लगा। वह तो एक बार अपनी बहन की गर्दन उतारने चला था। किसी ने मुझे यह भी बताया कि थोड़े समय जब वह बाग गोदने लगी थी तो उसे फिट आ गया था। आंसुओं से भीगी कर्मा वाली ने मेरा हाथ पकड़ लिया। बीबी, तू मेरी मन की बात समझ ले, मुझसे उतार नहीं पहना जाता। मेरी गोटा किनारे वाली सलवारें, मेरी तारे जड़ी चुनरियाँ और मेरी सिलमे वाली कमीजें, सब उसका उतार। और मेरे कपड़ों की भांति मेरा घरवाला भी। कर्मा वाली की आवाज़ के आगे मेरी कलम झुक गई। कौन लेखक ऐसा फिक्रा लिख देता। अब बीबी, मैं वे सारे कपड़े उतार गई, अपने घरवाला भी। यहाँ मामा मामी के पास आई हूँ, इनका घर लीपती हूँ, मेज़ धोती हूँ, और मैंने एक मशीन भी रख ली है। 4 कपड़े सी लेती हूँ और रोटी खा लेती हूँ। भले ही खद्दर जुड़े चाहे लट्ठा, मैं किसी का उतार नहीं पहनती। मेरा मामा सुलह कराने को फिर कह रहा है। मेरे मन की बात नहीं समझता। मैं जैसे जी रही हूँ वैसे ही जी लूँगी, और कुछ नहीं चाहती। तो सिर्फ एक बार मेरे मन की बात लिख दे। कर्मा वाली के जिस जिस्म के साथ कहानी घटी थी, उसे मैंने एक बार अपनी बाहों में भींचा। कितनी मजबूत देह थी, कितना मजबूत मन। यह चौकीदा, यह मैं पल भर के लिए मीचों से शराब और शराब से खून खराबे और पहुंची बात से घबरा गई थी। वहाँ पर कर्मा वाली कितनी दिलेरी से जी रही थी। बाहर सड़क पर शिमले से आती मोटरें गुजरती थी और जिनकी सवारियां रेशमी कपड़ों में लिपटी हुई थी। कई बार पल भर के लिए इस दुकान पर चाय के प्याले के लिए रुक जाती थी, या सिगरेट की डिब्बी के लिए, या गर्म तंदूरी रोटी के लिए। वे जिनके पहन रखे रेशमी कपड़े जाने किस किस के उतार थे, और कर्मा वाली उनकी मेज पहुँचती थी, कुर्सियाँ झाड़ती थी। वह कर्मा वाली जिसने एक खद्दर की कमीज पहन रखी थी, जो अपने जिस्म पर किसी का उतार नहीं पहन सकती थी। बीबी, मैंने तेरा वह रुपया संभाल कर रखा हुआ है। सचमुच? अब तक? हाँ बीबी, वह रुपया मैंने उस समय अपनी नाइन को पकड़ा दिया था, और फिर उसके दूसरे दिन की ही बात थी जब मैंने तेरी तस्वीर देखी थी। मैंने नाइन से वह रुपया लेकर संभाल लिया। तू बीबी मुझे उस रुपये पर अपना नाम लिख दे, फिर तू जब मेरी कहानी लिखेगी मुझे ज़रूर भेजना। और कर्मा वाली ने उठकर खाट के नीचे रखा ट्रक खोला।
ट्रंक में एक लकड़ी की संदूकची थी। उसने रुपए का तय किया हुआ नोट निकाला। मैं अपना नाम लिख देती हूँ कर्मा वालिए। मैंने जाने कितनी लड़कियों के नोटों पर अपना नाम लिखा होगा, पर आज मेरा दिल चाहता है तू मेरे नोट पर अपना नाम लिख दे। कहानी लिखने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा वह है जिसने कहानी अपने आप में झेली है। मुझे अच्छी तरह से लिखना नहीं आता। कर्मा वाली लजा सी गई और फिर बोली, मेरा नाम कहानी में ज़रूर लिखना, रखोगी ना? मैंने पर्स से नोट भी निकाल लिया और कलम भी। कर्मा वालिए, आज तेरी कहानी लिख रही हूँ। वहाँ रुपए के नोट पर लिखा हुआ तेरा नाम आज इस कहानी के माथे पर पवित्र टीके की भांति लगा हुआ है। यह कहानी तेरा कुछ नहीं संवारेगी, पर यह भरोसा रखना वे दिल भी इस तरह टीके को प्रणाम करते हैं जिनके खून का रंग इस तेरे टीके के रंग से मिलता है, और वे माथे भी एक लज्जा से इसके आगे झुकते हैं जिन्होंने अपने गलों में जाने किस किस के उतार पहन रखे हैं। ये कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है।